गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आर्य, अतिथि भूगोल प्रवक्ता। हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे और एक वीडियो मैंने पहले बना दिया है। अब इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो किस रूप में है। हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्रत्यक्ष साधन अप्रत्यक्ष साधनों का अध्ययन कर लिया है। पृथ्वी की जो परतें हैं उन्हें मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है, भूपर्पटीय, मेंटल और क्रोड। उसके बारे में भी अध्ययन कर लिया है। इनके बीच में जो असंबद्धताएं पाई जाती हैं, कोनार्ड मोहो असंबद्धता, रैपटी असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता और लेहमान असंबद्धता, इनका भी अध्ययन कर लिया है। पृथ्वी की जो कुल त्रिज्या है 6,371 और एनसीईआरटी में दे रखी है 6,378 किलोमीटर, इसका भी अध्ययन कर लिया है। हमने दूरी भी के बारे में अध्ययन कर लिया है कि किस सतह का, जो पृथ्वी की सतह, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड, इनकी जो गहराई है वो कितनी गहराई पर, कौन सी सतह कितनी गहराई तक पाई जाती है। जैसे कि भूपर्पटी है वो 0 से 30 किलोमीटर पाई जाती है और 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक मेंटल पाई जाती है और 2900 से लेकर 6,371 किलोमीटर तक जो हमारी सतह पाई जाती है उसको हम क्रोड कहते हैं। और ये जो सभी मुख्य परतें हैं ये दो दो भागों में, ऊपरी परत और निचली परत में भी बटी हुई हैं और इन्हीं बटे हुए क्षेत्र को हम असंबद्धता कहते हैं और इन असंबद्धताओं को अलग अलग नामों से संज्ञा दी गई है। तो हम भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर रहे थे। मैंने आपको बताया था जब भूकंप आता है तो भूकंप आते समय जिस जगह भूकंप का केंद्र होता है, जिसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं, जिसे हम फोकस भी बोलते हैं, वहाँ से जब ऊर्जा ऊपर की ओर अवमुक्त होती है तो वह ऊर्जा तरंगों के रूप में अवमुक्त होती है, ऊपर की ओर जाती है, धरातल की ओर, यानी ऊपर भूपर्पटी की ओर, ऊपर की ओर आती है और वह तरंगे धरातल पर पहुंचने का प्रयास करती हैं। जो तरंगे सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं उन्हें हम पी से दर्शाते हैं और उन्हें हम प्राथमिक तरंगे कहते हैं। उसके बाद जो तरंगे धरातल पर टकराती हैं, पहुंचती हैं, उनको हम एस तरंगे यानी सेकेंडरी वेव यानी द्वितीयक तरंगे कहते हैं। उसके बाद जो सबसे अंत में तरंगे धरातल पर टकराती हैं उन्हें हम एल तरंगे यानी लव वेव्स कहते हैं, यानी धरातलीय वेव्स यानी धरातलीय तरंगे कहा जाता है। तो हमें केवल इस वाले कंसेप्ट को, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए दो तरंगों पर ध्यान देना है, वो है पी तरंगे और एस तरंगे, जिनके द्वारा इस पूरे कंसेप्ट को समझा जाएगा और मैं समझाऊंगा। पी और एस तरंगे, पी और एस तरंगे को बता देता हूँ कि पी तरंगे यानी प्राथमिक तरंगे पी से दर्शाया जाता है क्योंकि सबसे पहले ही धरातल पर पहुँचती, इनकी गति बहुत तीव्र होती है, 8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये चलती हैं। और इसके बाद जो द्वितीयक तरंगे जिन्हें हम बोलते हैं, जिन्हें हम एस से दर्शाते हैं, और ये दूसरे नंबर पर धरातल पर पहुँचती हैं, इसलिए इनको हम द्वितीयक तरंगे बोलते हैं और इनकी स्पीड 4 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अब हम आगे समझते हैं पूरे कंसेप्ट को कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है कैसी है, वो गैसीय रूप में है, किस रूप में है, वो रूप के बारे में हमें जानना है, कैसा उसका रूप है, यानी वो द्रव्य अवस्था में है, किस अवस्था में है, किस रूप में है, उसको हमें जानना है आज के बीच इस वीडियो में। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है भूपर्पटी, वो ठोस अवस्था में है और क्यों है इसका कारण हमें पता होना चाहिए। भाई हम कैसे, किस आधार पे कह रहे हैं कि भाई भूपर्पटी जो है वो ठोस अवस्था में है, वो गैस में क्यों नहीं है, वो द्रव्य में क्यों नहीं है, तो उसका कारण क्या है जान लेते हैं। पहले हम उसको जानने के लिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि जो पी और एस तरंगे हैं इनकी विशेषता क्या है। पी तरंगों की विशेषता यह है कि वह ठोस में बहुत तीव्र गति से चलती है, ठोस में उसकी गति सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक गति ठोस में होती है। उसके बाद यह द्रव्य में भी चल लेती है और अर्ध द्रव्य में भी चल लेती है, लेकिन द्रव्य में इसकी गति ठोस की अपेक्षा कम हो जाती है। अब बात करते हैं एस तरंगों की। यह इसकी भी सर्वाधिक गति ठोस में, जो ठोस सतह होती है उसमें या ठोस पदार्थ होते हैं उनमें सर्वाधिक होती है। बहुत तेज़ गति से यानी एस तरंग
जो ठोस पदार्थ होते हैं या ठोस सतह होती है उसे पार कर जाती है, लेकिन यह द्रव्य में नहीं चल पाती है, द्रव्य में उसे पार नहीं कर पाती है। यह इसकी अवगुण है, या कह सकते हैं कि यह इसकी एक डीमेरिट है। तो अंतर इतना है पी और एस तरंगों में कि पी और एस तरंगे, जो पी तरंगे हैं वो सभी प्रकार की सतहों पर चल जाती हैं, लेकिन गति कम और ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो एस तरंगे हैं वह सभी प्रकार की सतह में चलने के लिए सक्षम है, लेकिन वह द्रव्य में नहीं चल पाती है। ठीक है, तो हम इसको अब समझते हैं कि मैंने बताया कि भूपर्पटी जो है वह ठोस है। क्यों? क्योंकि इसे पी तरंगे, यहाँ पर पी तरंगों की गति 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है और एस तरंगों की गति भी यहाँ पर सर्वाधिक होती है। अतः यहाँ पर दोनों तरंगे इसे पार कर जा रही हैं, इसका मतलब यह क्या है? ठोस अवस्था में है। इसके बाद हम निचले वाले भाग में आते हैं। एक कंसेप्ट आपको यहाँ पर और बता देता हूँ। जो यहाँ पर 0 से लेकर 400 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर, कहीं कहीं पर 450 भी दिया हुआ है, तो 400 से 450 के मध्य गहराई पर जाने पर एक क्षेत्र होता है, उसे हम दुर्बलता मंडल कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। और यह बहुत एक ऐसा मंडल है, एक ऐसा क्षेत्र है पृथ्वी के धरातल के अंदर, जिसका जो तापमान है लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस है। 1200 डिग्री सेल्सियस बहुत अधिक तापमान होता है। और इस तापमान के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वो सभी क्या है? अर्धद्रव्य अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में है। जैसा लावा होता है ना, लावा ना तो वो द्रव्य है ना ही वो ठोस है, उसकी अवस्था कैसी है? अर्धद्रव्य। मैग्मा भी इसी प्रकार का होता है। तो जो दुर्बलता मंडल है वहाँ तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस है। इस वजह से यहाँ पर जो जितने भी पदार्थ हैं वो क्या है? पिघल जाते हैं। और पिघलने की वजह से, क्योंकि तापमान अधिक तो पिघलना ही है उन पदार्थों को, तो पिघलने की वजह से ना तो वो ठोस हैं और ना ही वो क्या है? द्रव्य में। वो किस अवस्था में है? अर्ध ठोस अवस्था में, यानी वो अर्ध ठोस में, पूरी तरीके से ठोस अवस्था में नहीं है, अर्ध ठोस अवस्था में है। तो यहाँ पर जो इसका पता कैसे चला? इसका पता इससे चला क्योंकि जब यहाँ से पी तरंगे गुजरी या पास किया तो इस सतह को उन्होंने पार कर लिया और एस तरंगों की गति यहाँ पर बहुत हल्की हो गई, क्योंकि द्रव्य अवस्था है, अर्धद्रव्य अवस्था है। तो जब गति कम हो गई, पी तरंगों की गति कम हो गई और एस तरंगों की गति भी बहुत कम हो गई, तो उससे ये पता लगाया गया कि यह पार तो कर लिया दोनों ने, लेकिन गति कम हो गई। इससे ये पता चला कि यह जो भाग है जिसे हम दुर्बलता मंडल कहते हैं, और यह ऊपरी मेंटल में आता है। किसके अंतर्गत आता है? ऊपरी मेंटल के अंतर्गत आता है। यह जो भाग है अर्ध ठोस अवस्था में है, जिसे हम दुर्बलता मंडल कहते हैं। दुर्बलता मंडल के बारे में आपको थोड़ा और बता देता हूँ। दुर्बलता मंडल वह क्षेत्र है जहाँ से धरातल के अंदर, यानी जो पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना है उस क्षेत्र का वह क्षेत्र है जहाँ से, जो आप देखा होगा ज्वालामुखी उद्गार होते हैं तो उसके अंदर से मैग्मा जब बाहर निकलता है, तो यही वह क्षेत्र है जहाँ से ज्वालामुखियों को क्या प्राप्त होता है? मैग्मा। और वो मैग्मा जब बाहर आ जाता है ज्वालामुखी के बाहर, तो वो लावा बन जाता है। और जब वो वायु के, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे ठंडा होके ठोस रूप ले लेता है। तो ये दुर्बलता मंडल के क्षेत्र से ही ज्वालामुखी का जो लावा है वह उत्पन्न होता है, बनता है। और बाहर की ओर जब उसमें बहुत अधिक ऊर्जा आ जाती है या विभिन्न प्रकार की गैसें आ जाती हैं, तो अधिक दबाव के कारण वो ऊपर की ओर बल लगाता है और बाहर की ओर उसका उद्गार हो जाता है। ज्वालामुखी का जो मुंह है उसके ऊपर से या उसके अंदर से वो निकलता है। अब हम
आगे देखते हैं इसे कि जो दुर्बलता मंडल है वह 400 450 के मध्य पाया जाता है मेंटल जो हमारी सतह वहाँ पर, और वह उसकी स्थिति कैसी है, कैसा है उसका अवस्था है, वह अर्ध ठोस अवस्था में। क्यों? क्योंकि उसका तापमान कैसा है 1200 डिग्री सेल्सियस, जिससे कि वहाँ जितनी भी वस्तुएं हमेशा पिघली अवस्था में रहती हैं, ना तो वो ठोस है ना तो वो द्रव्य हैं। ठीक है, क्योंकि तापमान अधिक है। और इस बात से भी पता लगाया गया जब यहाँ से पी तरंगे और एस तरंगों को गुजारा गया, यहाँ से पास किया गया, तो जब यहाँ से गुजरी है तरंगे तो इनकी गति बहुत कम हो गई। हालांकि दोनों तरंगों ने से पार तो कर लिया, जिससे ये साबित होता है कि ये ठोस तो है, लेकिन गति कम होने की वजह से यह क्या है, पूर्ण रूप से ठोस नहीं है, यानी वो अर्ध ठोस है। ठीक है, फिर यह निचले जो क्षेत्र है, निचला मेंटल, यह ठोस अवस्था में है, क्योंकि यहाँ पर फिर गति बढ़ गई, किनकी, पी तरंग की और एस तरंग की गति बढ़ गई। इसके बाद निचला जो क्षेत्र है ऊपरी क्रोड, यहाँ पर जो है यह द्रव्य अवस्था में है। यहाँ पर यह जो क्षेत्र है वह द्रव्य अवस्था में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद जो एस तरंगे हैं वो रुक जाती हैं, उसके बाद वो नहीं जा पाती। यहाँ पर जाने के बाद, यानी जो ऊपरी क्रोड की ये दिख रही है ना 2900 किलोमीटर का क्षेत्र है, ये मेंटल का क्षेत्र है, तो इसके बाद जो है एस तरंगे, जो द्वितीयक तरंगे हैं, वो नहीं इसे पार कर पाती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये द्रव्य अवस्था में, और द्रव्य में एस तरंगे नहीं चल पाती हैं, इसलिए यहीं पर रुक जाती हैं। लेकिन पी तरंगे जो हैं वो द्रव्य में चलती हैं। ये 2 किलोमीटर पर सेकंड की गति से यहाँ चलती हैं, और ये 2 किलोमीटर पर सेकंड की गति से इसको पार कर जाती हैं। और आगे जब ये आंतरिक क्रोड में पहुँचती हैं, तो आंतरिक क्रोड क्या है, ये ठोस अवस्था में। कैसे पता लगा? क्यों? क्योंकि इसे पार, ऊपरी क्रोड को पार करते ही पी तरंगों की गति सर्वाधिक हो जाती है। 8 किलोमीटर पर सेकंड के गति से वो चलती हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो आंतरिक क्रोड है वो पूर्ण रूप से ठोस अवस्था में है। तो इस प्रकार से पी और एस तरंगों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, कहीं पर वह ठोस रूप में है, कहीं पर वह अर्ध द्रव्य अवस्था में है, और कहीं पर वह द्रव्य अवस्था में है। यह कैसे सिद्ध हुआ? तरंगों के आधार पर, क्योंकि तरंगों की विशेषताएं हैं कि पी तरंग जो है वह द्रव्य में, गैस में और ठोस में, सभी माध्यमों में, सभी परतों में चलती है, लेकिन गतियाँ उसकी कम होती है। ठोस में अधिक हो जाती है, अर्ध द्रव्य में, और ठोस में बहुत तीव्र गति से चलती है, और अर्ध द्रव्य में या अर्ध ठोस में, अर्ध ठोस अवस्था में वो उसकी गति कम हो जाती है, और द्रव्य अवस्था में उसकी गति और कम हो जाती है। लेकिन वह इन विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में चलती है। लेकिन जो इसके विपरीत अगर हम देखें, एस तरंगे हैं वो ठोस में, अर्ध ठोस में चलती हैं, गति कम होती है, लेकिन वह द्रव्य को नहीं पार कर पाती। इसी वजह से हमें यह पता चला कि जो ऊपरी क्रोड है वह द्रव्य अवस्था में है। और एक बार हम इसे फिर देख लेते हैं कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो किस स्थिति में है, यानी उनकी अवस्था कैसी है, उनका रूप कैसा है। तो भूपर्पटीय जो है वह ठोस अवस्था में है, क्योंकि दोनों तरंगे इसको पार कर लेती हैं अपनी सर्वाधिक गति में। ऊपरी मेंटल जो है वो अर्ध ठोस अवस्था में है, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों तरंगों की गति कम हो जाती है। निचला मेंटल जो है वो ठोस अवस्था में है, दोनों तरंगों की गति बढ़ जाती है। ऊपरी क्रोड जो है वो अर्ध द्रव्य अवस्था में है, क्योंकि यहाँ पर पी तरंगों की गति सबसे कम होती है और एस तरंगे इसे पार नहीं कर पाती है। आंतरिक क्रोड पूर्ण रूप से ठोस अवस्था में है, क्योंकि यहाँ पर जो पी तरंगे हैं वह फिर से अपनी सर्वाधिक गति में चलने लगती हैं। ठीक है, अतः हम इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना पाठ का जो अध्ययन है समाप्त
की ओर ले चलते हैं और इसको वीडियो को आप देखें, समझें। जो नहीं आता है मुझसे आप कमेंट करें, मेरे वीडियो में पूछें। ज़्यादा कंसेप्ट टफ नहीं है, इसे समझना है। चित्र से सब समझ में आ रहा है। जो चित्र है वो उसमें हमने स्रोत भी लिखे हैं, प्रत्यक्ष साधन, अप्रत्यक्ष साधन, दबाव पता ही है आपको। दबाव, हम आटा गूंथते हैं तो क्या होता है, दबाव से तो आटा गूंथा जाता है। और घनत्व, जब आटे को गूंथ देते हैं तो उसके अंदर घनत्व तो बढ़ जाता है क्योंकि कण बहुत पास आ जाते हैं, समीप आ जाते हैं। तापमान पता ही है आपको, तापमान अगर सूर्य हमारे ज़्यादा निकट आ जाता तो तापमान बढ़ जाता, सूर्य हमसे दूर चले जाता तो तापमान कम हो जाता है। जब तक दिन में धूप रहती है, सूरज चमकता है तो तापमान बढ़ जाता है, और जब सूरज छिप जाता है तो तापमान कम हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और एक बार से पढ़ना है। असंबद्धताओं के बारे में समझना है, इनके नाम याद करने की, कौन सी सतह के बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है। स्थल मंडल किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि 0 से लेकर 100 किलोमीटर गहराई के क्षेत्र को हम स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है। सियाल, सीमा, नीफे, ये कंसेप्ट भी आपको पता था कि पहले हम जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते थे तो सबसे ऊपरी परत को हम सियाल कहते थे, उससे निचली परत को हम सीमा कहते थे, और आंतरिक परत को हम क्या कहते थे, नीफे। सियाल, सीमा, नीफे। क्यों? क्योंकि इस यहाँ पर पाए जाने वाले जो तत्व हैं उनके आधार पर इनका नाम रखा गया था। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा भी है, सियाल मतलब सिलिका एल्युमिनियम, यानी सियाल की जो परत थी उसके अंतर्गत जो पदार्थ पाए जाते थे वो सिलिका और एल्युमिनियम है। सीमा जो परत है वहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए उसका नाम सीमा पड़ गया। ऐसे ही नीफे, यानी वहाँ पर सबसे ज़्यादा निकिल और फेरस पाया जाता है, यानी लोहा, निकिल भी लोहा होता है, तो उसे हम क्या, उसका नाम नीफे पड़ गया। ठीक है। तो हमने इस प्रकार से भी अध्ययन कर लिया, और भूकंपीय तरंगों के आधार पर, पदार्थों के आधार पर भी हमें पता चल गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। इसको आपको याद भी करना है, इनकी दूरियां भी याद करना है, पृथ्वी की त्रिज्या भी याद करनी है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6371। एनसीईआरटी में दी गई है 6378 किलोमीटर। तो आप दोनों याद कर सकते हैं, किसी एक को भी याद रख सकते हैं। और 0 से 30 किलोमीटर का क्षेत्र है उसको हम भूपर्पटी कहते हैं। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी, फिर एक बार दोहरा देता हूँ कि जो भूपर्पटी है उसकी जो मोटाई है वह हर जगह पे एक जैसी नहीं है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी का धरातल है वो हर जगह पे उसका उच्चावच यानी ऊंचाई भिन्न भिन्न है। समुद्री तल की बात करें तो समुद्री तल से अगर हम भूपर्पटी को नापें तो वहाँ उसकी मोटाई सबसे कम है, और मैदानी क्षेत्र में अगर हम देखें तो वहाँ पर भूपर्पटी की जो मोटाई है वह समुद्र की अपेक्षा अधिक है, यानी 0 से 30 किलोमीटर के मध्य। और यदि हम पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में देखें तो पहाड़ी क्षेत्रों में यानी पर्वतीय क्षेत्रों में 0 से 70 किलोमीटर की गहराई का क्षेत्र क्या कहलाता है, भूपर्पटी। यानी सर्वाधिक जो मोटाई भूपर्पटी की पाई जाती है वह पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि पर्वत जो है काफ़ी ऊंचे होते हैं, उनकी ऊंचाई अधिक होती है। ठीक है ना। तो इसको हमने इस प्रकार से भी समझ लिया है, और सिंपल सा कंसेप्ट है कि पृथ्वी की जो 3 मुख्य परतें हैं उन्हें भूकंपीय तरंगों के आधार पर बांटा गया है। सबसे जो ऊपरी परत है उसका नाम भूपर्पटी है, उससे निचली परत है उसका नाम मेंटल है, सबसे आंतरिक परत जो है उसका नाम क्रोड है। और 0 से 30 किलोमीटर का भाग जो सामान्यतः, हम सामान्यतः बात कर रहे हैं, औसत की बात कर रहे हैं, 0 से 30 किलोमीटर का भाग भूपर्पटी है। गहराई की तरफ जा रहे हैं हम, 0 से नीचे की गहराई में जा रहे हैं, धरातल के अंदर जा रहे हैं, तो 0 से 30 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो उतने क्षेत्र में भूपर्पटी का क्षेत्र है, वो उसे हम भूपर्पटी यानी क्रस्ट बोलते हैं। 30 से लेकर जो 2900 किलोमीटर का क्षेत्र उसे हम मेंटल बोलते हैं, और 2900 किलोमीटर से लेके 3671 किलोमीटर का क्षेत्र है उसे हम क्रोड बोलते हैं। ठीक है ना। क्रोड को हिंदी में अंतरतम कहा जाता है, अंतरतम। और जो मेंटल है उसे हिंदी में प्रवार कहा जाता है, लिखा भी है यहाँ पर। इस चित्र को आप अगर अच्छी तरह अध्ययन करेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे जो बातें मैंने आपको बताई हैं। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि इसका हर परत का अपना अपना घनत्व है। जो सबसे ऊपरी वाली परत है उसका घनत्व कम है, 2.3,
और घन मीटर, और उसकी जो निचली परत है उसका 3 जो घनत्व है 3.0 घन मीटर है। ऐसे ही जिस प्रकार से हम नीचे की ओर बढ़ते रहेंगे जो घनत्व है वह बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की सारी परतों का जो भार है, दबाव है, वो निचली परतों पे पड़ता है, और निचली परतों पे दबाव अधिक पड़ने के कारण उनका घनत्व बढ़ता जाता है। और देखिए यहाँ पर जो सबसे आंतरिक परत है उसका घनत्व है 13 घन मीटर, ठीक है, और सबसे ऊपर वाली का कितना है 2.3। तो साफ सी बात है, ऊपर आप किसी भी वस्तु के बैठेंगे या कोई वस्तु रखेंगे तो उसका वेट जो है नीचे वाली वस्तु पे पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से दबाव पड़ने पर उसका घनत्व बढ़ेगा। जिस प्रकार से हम आटे को गूंथते हैं अपने दोनों हाथों से, तो हम देखते हैं कि जब आटा गूंथा नहीं होता उसके कण अलग अलग होते हैं तो उसका स्वरूप अलग होता है, उसका घनत्व अलग होता है। लेकिन उसी आटे को हम पानी में मिलाकर जब हाथों से दबाव डालते हैं दोनों हाथों से, तो उसमें दबाव के कारण क्या होता है, उसका घनत्व और उसका आकार बदल जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं हैं। ऊपरी दबाव पड़ने की वजह से निचली आंतरिक संरचनाओं का अलग अलग स्वरूप देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ाऊँगा और नोट्स भी आपको प्रदान करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।